तो फ्रेंड्स चलिए एक बार फिर से सेशन शुरू कर रहे हैं और 69 बीपीएससी में जो हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे कि पिछली बार 69 पिछली बार तो हमारा 70 बीपीएससी था, लेकिन 70 से पहले 69 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं। और चैनल पे जितने भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग भाई शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा इम्पोर्टेंट जो होता है हमारे एग्जाम के लिए उसी को मैं हमेशा लाता हूँ। जो 30 तारीख को एग्जाम हुआ था, चलिए 150 मार्क्स का हमारा बीपीएससी का एग्जाम होता है, तो चलिए उसी का हम क्वेश्चन अब डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में, जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, तो कोई समस्या हो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप लोग सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बैल है, हाथी है, घोड़ा है या इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी के लोगों को कौन सा जानवर के बारे में पता नहीं था, क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, हालांकि घोड़े का साक्ष्य मिला है लेकिन घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा कुत्ता, बिल्ली, कुबर वाले बैल, मवेशी, घरेलू मुर्गी तथा सुअर आदि पालतू जानवर बनाए गए हैं, उनके साक्ष्य भी मिलते हैं। यद्यपि घोड़े का साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि घोड़े का साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिलता है। सुरकोटला से मिलता है, बनवाली से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है या फिर कालीबंगा से मिलता है। आप लोग मुझे कमेंट करके फटाफट बताएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े का उनका साक्ष्य मिला है, लेकिन घोड़े से वो अनजान थे, घोड़े को वो पालतू नहीं बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, भारत में बाबर के आगमन के कारण के बारे में बताया गया है। चार ऑप्शन है, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा है क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा है प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई। और चौथा है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। चार ऑप्शन है, चलिए पहला में है, ए में है पहला और दूसरा सही है। दूसरा है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है। सी में है तीसरा और चौथा सही है। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहा है कि बाबर के आगमन के कारण क्या है और चार यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोगों को फटाफट आंसर करना है। फटाफट आप लोग आंसर करिए। चलिए मैं फिर आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे चार कथन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा और चौथा हो जाएगा, यानी कि प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हो गई थी और युद्ध में तोप की शुरुआत हो गई थी बाबर के आगमन के साथ ही। चलिए हम थोड़ा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो बाबर के जो भारत आक्रमण से तैमूर राजवंश की नींव पड़ी थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और थोड़ा फैक्ट्स भी आप लोग नोट करते चलिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का प्रयोग किया गया था। आप लोग को याद होना चाहिए, या फिर आप लोग को याद नहीं तो पॉइंट बना सकते हैं। उच्च युद्ध पद्धति तुलुगामा की पहली बार प्रयोग किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन मंगोलों द्वारा किया गया था। चलिए, बारूद का आविष्कार चीन में 9वीं शताब्दी में माना जाता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था। बारूद का आविष्कार चीन में 9वीं सदी में ही शुरू हो गया था, जिसे मंगोलों द्वारा भारत के कब्जों के क्षेत्र में मुगल आगमन से पहले ही किया जा चुका था। मुगल के आगमन से पहले ही बम का प्रयोग, बारूद का प्रयोग किया जाने लगा था। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा गया है। चार ऑप्शन है, कालीकट, सूरत, कैम्बे और ब्रोच। आप लोग को फटाफट टिक करना है कौन सा आंसर सही होगा। तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करिए। फिलहाल मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि मुगल काल में सूरत बंदरगाह, मुगल काल में सूरत का जो बंदरगाह है उसे बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। मक्का का द्वार, मक्का मदीना आप लोग समझते होइएगा, तो मक्का जाने का द्वार यही था। कौन से बंदरगाह से? सूरत की बंदरगाह से लोग मक्का जाते थे। मक्का हज करने वाले ज्यादा लोग इसी बंदरगाह से जाते थे। मुगलों के अधिकांश व्यापारी इसी बंदरगाह से होता था। मुगलों का जो अधिकतर व्यापार होता था वो सूरत से ही होता था। मुगल काल में भारतीय माल अफ्रीका के समुद्री तट तस्मिक तथा एलेक्जेंड्रिया और यूरोप के विभिन्न, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि मक्का का द्वार सूरत बंदरगाह को कहा जाता था और ज्यादा से ज्यादा जो मुगल काल के लोग थे वो सूरत बंदरगाह से ही व्यापार करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी? आप लोगों को फटाफट कमेंट करना है कि अष्टप्रधान। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, गुप्त प्रशासन में, चोल प्रशासन में, मराठा प्रशासन में या विजयनगर प्रशासन में। कौन से काल का कौन से प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी? आप लोगों को फटाफट कमेंट करना है, जल्द से जल्द। 4 ऑप्शन दिया गया है, गुप्त प्रशासन, चोल प्रशासन, मराठा प्रशासन और विजयनगर प्रशासन। आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। देखिए इसका मैं आंसर बता रहा हूं, अष्टप्रधान जो है वो मराठा प्रशासन का मंत्री परिषद था, जो मराठा शासक शिवाजी के सलाहकार कहे जाते थे। इसमें पेशवा 1, अहमद 2, सरनौबत 3, वाक्यविन्यास 4, सूर्यनिवास 5, दबीर 6, पंडित राव 7 तथा न्यायाधीश 8। ये 8 मंत्री परिषद जो कि अष्टप्रधान में, ये सब किसके समय में था? तो मराठा के शासन में अष्टप्रधान थे। चलिए 5वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं थोड़ा कि इसमें आज हम 26 क्वेश्चन करेंगे। 26 क्वेश्चन कहने का मतलब है ये कि 69 बीपीएससी में टोटल 26 क्वेश्चन हिस्ट्री से था। तो 69 बीपीएससी में 26 क्वेश्चन हिस्ट्री से था। उसके बाद मैं आपको कह दूं 27 से लेकर और 42 तक कुछ क्वेश्चन बच जाएगा ज्योग्राफी का, उसको हम कल करेंगे। ऐसे ही लगातार कंटिन्यू सीरीज चलता रहेगा, रैपिड फायर। कोई इसमें कहीं से क्लास ब्रेक नहीं होने वाला है। तो आप लोग फटाफट इसको शेयर करते रहिएगा और क्लास करते रहिए, मजे से पढ़िए। चलिए 5वां क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है। पूछा जा रहा है कि बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है। ये तो वन लाइनर जैसा क्वेश्चन है। चलिए इसमें पूछा जा रहा है बाग में, दूसरा है एलोरा में, तीसरा है अजंता में, चौथा है बादामी में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? बाग में, एलोरा में, अजंता में या बादामी में? आप लोग फटाफट जवाब देना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि बोधिसत्व पद्मपानी जो पेंटिंग है वो अजंता की गुफा संख्या 1 में है। हो सकता है इस बार पूछ लिया गया है कि बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है, तो ये अजंता में, हम इसका आंसर जानते हैं। लेकिन अगली बार पूछ दिया जाएगा ऐसे कि बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग अजंता की गुफा संख्या कितना में स्थित है। तो आप लोग को याद रखना है कि बोधिसत्व पद्मपानी पेंटिंग जो कि अजंता के गुफा संख्या 1 में स्थित है, त्रिभंगा मुद्रा में स्थित है। अजंता की गुफा संख्या 1 के त्रिभंगा मुद्रा में स्थित है। अजंता की गुफा अजंता की पहाड़ी में वाघोरा नदी के बाएं खड़ी चट्टान में बनाई गई है। नेक्स्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अजंता की पहाड़ी वाघेरा नदी के किस ओर बनाई गई है? तो बाएं खड़ी चट्टान में बनाई गई है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इस गुफा में मुख्यतः भित्ति चित्र आकर्षण का केंद्र है। ये सब थोड़ा पॉइंट मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूं कि एग्जाम में कभी आपको एक भी पॉइंट याद आ जाए तो आपको आंसर तक आप पहुंच पाए। चलिए तो थोड़ा मिलान करने वाली सूची है, इसको हम छोड़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसने, कौन सा ऐसा शासक है जिसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की थी भारत में? नहीं। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है बलबन, चौथा है इल्तुतमिश। आप लोग को आंसर टिक करना है कि कौन सा आंसर होगा। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश। तो मैं आपको बता दूं कि फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन द्वारा ईरानी दरबार की परंपरा सिजदा, सम्राट के सामने सिर झुकाना को हम सिजदा कहते हैं, तथा पैबोस सुल्तान का पांव चूमना, यानी कि सिजदा और पैबोस की शुरुआत भी की गई। किसके द्वारा? पारसी बलबन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि नाथ पंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है? नाथ पंथी के बारे में कोई लोग जानते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि नाथ पंथी क्या होता है। नाथ पंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है? उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में या फिर पश्चिमी भारत में? आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें, जल्द से जल्द बताएं। तो नाथ पंथी होता है ना कि अलग अलग पंथ को मानने वाले लोग होते हैं। सिद्धों तथा योगियों ने उत्तर भारत में धर्म का प्रचार किया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है उड के 1854 के प्रेषण में के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, आप लोग सॉरी 2 कथन दिए गए हैं, आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। उड के 1854 के प्रेषण के संदर्भ में जो तथ्य है उसे सुनिए। पहला तथ्य है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। किसने? उड ने। क्या ये सही है? दूसरा, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। आपको बताना है कि केवल एक सही, ऊपर वाला सही है जिसमें ये बोल रहा है कि उच्च शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, या दूसरा सही है कि इसमें महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, या एक और दो दोनों सही है, या फिर न एक सही है न 2 सही है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन सा इसमें सही होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि 1854 ईस्वी में उड डिस्पैच के संबंध में दोनों कथन सही है। इसने पहला एक तो माध्यम के रूप में अंग्रेजी सिफारिश भी की, और दूसरा महिलाओं को शिक्षा के सभी स्तर पर शामिल करने की मांग की। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों, लंदन विश्वविद्यालय जैसे मॉडल विश्वविद्यालय का विकास की सिफारिश भी की थी उड ने। इसके अतिरिक्त इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी खारिज कर दिया। तो लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करें। मैं भी ऐसे इसको लिख लेता हूं, नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग को बताऊंगा कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है। तो लोगों को पता हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां पर आकर अपना सुंदर सा आंसर भेजिए उस पे, क्या है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। देखिए एक्चुअली मैंने ये सीरीज शुरू किया है ताकि आप लोग तो घर पे उतना बढ़िया से पढ़ नहीं पाते हैं, थोड़ा इधर उधर व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए सारा क्लास यहाँ पे लाता हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर, हर चीज रैपिड फायर लगातार चलेगा बिना कोई एक सब इधर उधर किए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? इसमें पूछा जा रहा है बिहार के अंदर मैथिली भाषा है। बिहार के अंदर जो मैथिली भाषा है, जो कि मेन तौर पे मधुबनी, दरभंगा की तरफ बोली जाती है, इसमें पूछा जा रहा है कि मैथिली भाषा का जो विकास हुआ किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन है, चोरो राजवंश, कोई निवार राजवंश, इथिपति, या फिर कर्नाटक राजवंश। आप लोग को जल्द इसका आंसर करना है। आप लोग मुझे कमेंट करिए कि मैथिली भाषा का जो विस्तार हुआ था वो किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं कि मैथिली भाषा का जो विकास है कर्नाट राजवंश के काल में हुआ था। कर्नाट राजवंश के काल में मैथिली भाषा का विकास हुआ था। आप लोग मुझे बताएं कि कर्नाट वंश का पहला शासक कौन था। चलिए इसमें मैं थोड़ा आपको और बता दूं कि कर्नाट वंश की स्थापना मैं ही बता दे रहा हूं, नान्यदेव ने 1907 ईस्वी में की थी। किसने की थी? नान्यदेव ने 1907 ईस्वी में की थी। यह मैथिली वंश से संबंधित था। कर्नाट राजवंश का काल कवियों, लेखकों तथा कलाकारों के लिए प्रसिद्ध था जिन्हें मैथिली भाषा के विकास पर बल दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं फिर से कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल, 2 वैदिक काल हैं, प्रारंभिक और उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक। तो इसमें कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा ऐसा शहर है जो प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगिरी, चंपा, वैशाली और पाटलिपुत्र। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करिए। मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप लोगों को इसका आंसर बताना है और मैं चेक करूंगा कि किसका आंसर सही होता है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाई होगा। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला है, इससे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। किसको? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। दूसरा है कि इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने जाना लगा। गैंगिंग अधिनियम क्या होता है? तीसरा है, इस अधिनियम की लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में 3 यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, दूसरा है गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा था, और तीसरा था कि लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था।
चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, केवल 1 सही है, या 1 2 3 तीनों सही है। आप लोग मुझे जल्द से जल्द से कमेंट करें आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 2 और 3 तीनों सही है। वर्नाक्युलर प्लेस एक्ट के बारे में यहाँ पर जितनी भी जानकारी दी गई है सारे के सारे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि लॉर्ड मेयो 1870 के संकल्प के बारे में कौन सा कथन सही है। लॉर्ड मेयो के 1870 में जो संकल्प लिया था उसके बारे में 4 कथन नीचे दिए गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताना है कि कौन से कथन इसमें फिर सही है। चलिए पहला जो है उसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त की विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा था प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। तीसरा है इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया। और चौथा है इसमें प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है 1 और 2 सही है, 1 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, या 1 2 3 4 चारों सही है। आप लोग मुझे इसका आंसर कीजिए। मैं बता रहा हूं आपको इसका आंसर कि 14 का डी होगा। इसमें लॉर्ड मेयो ने 1870 में जो संकल्प लिया था इसमें जो चारों कथन इसमें दिए गए हैं चारों के चारों इसमें सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई है। राजनीति के संदर्भ में पहली पुस्तक लिखी गई थी नीति सार। और नीति सार के लेखक कौन हैं। कौटिल्य हैं पहला, दूसरा कामंदक हैं, तीसरा चरक हैं, और चौथा डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि नीति सार की रचना कामंदक द्वारा की गई थी। कामंदकीय नीति सार राज्य संचालन नीति पर लिखी गई प्रारंभिक पुस्तक थी। यह पुस्तक गुप्तकालीन राजनीति जीवन, कूटनीति तथा राजकीय चित्रण दर्शाती है। मुझे लगता है शायद कम लोग ही इसके बारे में जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस 4-5 क्वेश्चन आज का रह गया है हिस्ट्री का। इसमें पूछा जा रहा है कि फतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई है। फुतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शन हैं ईश्वरदास नागर, भीमसेन, हरिदास, और इनमें से कोई नहीं। आप लोग मुझे बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो फतुहात ए नागर ईश्वरदास नागर द्वारा इनकी रचना है। और जो जोधपुर के मुगल कालीन अधिकारी थे कौन थे। ईश्वरदास नागर जो कि मुगल कालीन अधिकारी थे इस क्षेत्र के जोधपुर क्षेत्र के थे। यह 1698 में ईस्वी तक औरंगजेब के शासनकाल के प्रमुख घटनाओं से संबंधित है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि चीनी स्रोत के अनुसार, यानी कि चीन साहित्य जो स्रोत होता है साहित्यिक स्रोत, उसके अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था। श्रीलंका के एक शासक है, उनका नाम है मेघवर्मन। तो मेघवर्मन ने पूछा जा रहा है कि किस गुप्त राजा, ये भी बता दिया कि गुप्त राजा के पास ही भेजा था। तो किस गुप्त राजा के पास अपना एक मशीनरी भेजा था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को फटाफट आंसर करना है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। यानी कि समुद्रगुप्त को ही मेघवर्मन ने एक अपना मशीनरी भेजा था। इसके लिए बौद्ध मंदिर निर्माण के लिए गया के महाबोधि मंदिर के निकट महाविहारों की निर्माण मेघवर्मन ने ही करवाया था। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 1857 के विद्रोह के विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। 1857 का विद्रोह असफल हो गया था। तो इसके कारण क्या है। फर्स्ट है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तीसरा है समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था। केवल 1 सही, 1 और 2 दोनों सही, 2 और 3 तीनों सही, उपयुक्त सभी सही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सभी सही है। अंग्रेज के सैन्य श्रेष्ठता भी थी। हमारे जो विद्रोही थे, विद्रोही नहीं कह सकते, हमारे जो लोग थे उनके पास कोई एक विचारधारा नहीं थी। सब अपने अपने मतलब के लिए थोड़ा लड़ रहे थे। और समाज के सभी वर्गों का इसमें समर्थन भी नहीं मिला था। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है।
लॉर्ड लिटन किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन है स्ट्रैची कमीशन से, शस्त्र अधिनियम से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से या एल्बर्ट बिल से। लॉर्ड लिटन के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर सही है? तो इसमें कहा जा रहा है कि एल्बर्ट बिल। लॉर्ड लिटन जो था 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वायसराय काल के दौरान एल्बर्ट बिल पेश किया, जो कि एक विधायी अधिनियम था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। गौरतलब है कि इससे पहले यूरोपीय व्यक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे। मान लीजिए कि भारत और किसी अलग जो कि यूरोपियन व्यक्ति था, उससे अगर किसी या कोई लफड़ा हो जाए तो केवल बाहर के जो न्यायाधीश थे वही सुनते थे। लेकिन इस बिल के बाद से अगर कोई बाहर के व्यक्ति का लफड़ा भारत के साथ हो जाता था, भारतीय व्यक्ति के साथ, तो भारतीय न्यायाधीश भी उस घटना को अपने संज्ञान में लेकर अपना फैसला सुना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ये संधि वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में एक बार आपको मिल ही जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बक्सर की लड़ाई हो गई थी, बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? इलाहाबाद संधि, सुगौली संधि, बेसिन संधि या सालबाई की संधि? आप लोग जल्द जल्द कमेंट कीजिए। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि पर ही इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इलाहाबाद संधि के बारे में आपको कुछ बता दूं कि 12 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाव तथा मुगल सम्राट शाह आलम के बीच इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इलाहाबाद संधि बक्सर युद्ध के बाद हुआ। 12 अगस्त 1765 को हुआ था। रॉबर्ट क्लाव तथा सम्राट शाह आलम के बीच ये हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में पूछा जा रहा है कि अपना कारखाना कब स्थापित किया? 1635, 1632, 1643, 1648। आप लोग कमेंट करिए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में किस वर्ष अपना कारखाना स्थापित किया? तो चलिए मैं इसका राइट आंसर आपको बता रहा हूं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में पटना में अपना फर्स्ट कारखाना स्थापित किया। 1605 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया। 1605 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कंपनी स्थापित की। वही 1635 ईस्वी में पटना में उसने अपना पहला, बिहार और पटना में पहला अपना कारखाना की शुरुआत किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? असहयोग आंदोलन, बरदौली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल या फिर रॉलेट सत्याग्रह? पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल को हथियार के रूप में किस आंदोलन को पेश किया था? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल। यानी कि महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम अहमदाबाद मिल हड़ताल में भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के पश्चात अनसुईया बेन साराभाई द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया गया। यह आंदोलन सूती मिल मजदूरों के वेतन वृद्धि से संबंधित था। अहमदाबाद मिल जो था सत्याग्रह वह मजदूरों के वेतन वृद्धि से संबंधित था। बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद दो क्वेश्चन और बच गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? अंबाबाई जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी वो किस राज्य की थी? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर आपका लास्ट आंसर है आंध्र प्रदेश? आप लोगों को फटाफट कमेंट करना है। मैं आपको बता दूं कि अंबाबाई कर्नाटक की स्वतंत्रता सेनानी थी। इसने स्वतंत्रता के दौरान शराब तथा विदेशी कपड़ों का विरोध किया था। किसने? अंबाबाई ने। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन से नेता है जिसने ये बताया था कि सुरक्षा वॉल्व के सिद्धांत पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काम कर रही है। इसमें पहला है श्री सी राजगोपालचारी, दूसरा है विपिन चंद्र पाल, तीसरा है लाला लाजपत राय या इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई नहीं। चलिए
मैं आपको बता दूं कि 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लाला लाजपत राय द्वारा ब्रिटिश शासनकाल की सुरक्षा बल की सिद्धांत बताया था। तो आज का हमारा ये हिस्ट्री का जो सेशन था वो पूरा कंप्लीट हो गया। 69 बीपीएससी का। कल हम ज्योग्राफी का करेंगे, उसके बाद पॉलिटी का करेंगे, और जो बच जाएगा साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और थोड़ा कुछ इधर उधर का मिसलेनियस, उसको हम 3 दिन में हमारा एक सेट एक ईयर का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसे बिल्कुल मिस ना करें और ज्यादा से ज्यादा इसे आप लोग शेयर करें। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट के साथ।